देख रहे हैं मुल्क मिल्लत और मसाइल। बात हो रही है महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी की मौजूदा वक्त में जो हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं या पूरी दुनिया के ही चल रहे हैं, उसमें महात्मा गांधी के विचारों की या फिर कहा जाए उनके आइडियोलॉजी की कितनी जरूरत है और उसकी अहमियत क्या है। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब कह रहे थे कि पहले जो सियासत होती थी वो बदले की भावना से नहीं होती थी। देखिए, बदला तो पहले भी बदला लिया जाता था और बदले की भावना से पहले भी पॉलिटिक्स होती है, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या फिर आप जो है तमिलनाडु में देख लीजिए। हमने देखा कि कैसे जयललिता ने करुणानिधि को किस तरीके से उनके साथ ज्यादती की थी। मगर फर्क अब ये इतना आ गया, मुझे लगता है वो कहना चाह रहे हैं कि अब फर्क ये आ गया है कि पहले किसी एक पर्टिकुलर नेता के खिलाफ या शख्सियत के खिलाफ किया जाता था, मतलब जो है बदले की कार्रवाई की जाती थी। मगर अब एक कम्युनिटी सामने है, अगर वोट नहीं दिए गए किसी भी इलेक्शन में तो फिर बदले की कार्रवाई या बदले की भावना से जो है वो काम किया जाता है, हुकूमतें काम करती है। तो ये एक बड़ा बदलाव भारत की पॉलिटिक्स में आया है। फैसला इन्हें मुमताज भाई को सहाफी कह रहे हैं, दानिश्वर कह रहे हैं। एक सहाफी और दानिश्वर का क्या फर्ज होता है कि आवाम को वो समझाए, ना कि भड़काए। और इनके जो सारे स्टेटमेंट दिख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मुसलमानों पर बहुत जुल्म और सितम हो रहा है और हिंदू बड़े मजे से और हिंदू मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है और मुसलमान को सड़कों पर निकलकर इसका विरोध करना चाहिए। तो इससे तो अनरेस्ट पैदा होगा, इससे तो गृह युद्ध होंगे, इससे तो दंगे फसाद पैदा होंगे। हालांकि इन्होंने जवाब भी खुद दे दिया है। इन्होंने कहा, मोदी जी के बारे में कहा कि मोदी जी ने कहा है कि मैं उनको कभी दिल से माफ नहीं करूंगा, यानी मोदी जी ने प्रतिक्रिया दी। और जिन लोगों ने महात्मा गांधी का अपमान किया या उनके पुतले पर गोली चलाई, उन सब पर कार्रवाई हुई, न केवल प्रशासनिक रूप से अपितु पार्टी ने भी उन पर कार्रवाई की है। इससे यही पता चलता है कि मोदी जी हो या फिर संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी हो, वो किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, किसी एक को प्रश्रय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं 2 उदाहरण से बताना चाहता हूं। विकास दुबे सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग पर गया, ये भी कहा कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं। ना उसके हिंदू होने के कारण, ना उसके महाकाल का भक्त होने के कारण उस पर कोई मुरव्वत की गई। वो अपराधी था तो उसका भी एनकाउंटर किया गया। दिशा पटानी के घर में जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनका भी एनकाउंटर किया गया। तो जब अतीक या मुख्तार या फिर तौकीर रजा जैसे लोग जो कि दंगा फैलाने के लिए खुलेआम लोगों को उकसाते हैं, तो इनको इस्लाम या मुसलमानों से क्यों जोड़ा जाता है? जो दंगाई अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होती है, वो आस्था से कुछ भी हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, ये बात क्लियर है। अब जो मैंने बात की ये बैलेंस बात है, और जो सहाफी और दानिश्वर होता है उसको बैलेंस बात करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में है। भारत ही वो भूमि है जहां सबसे ज्यादा भारतीय मुसलमान सजदा करता है उसके। और हिंदुस्तान इतना सुरक्षित है कि बर्मा के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के मुसलमान भी यहां पर आकर रहना चाहते हैं। और हम ये कहें कि मुसलमान यहां पर असुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं हम इस मतलब अल्लाह के नाशुक्रे हो रहे हैं। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। इस देश में मोहन भागवत जी स्पष्ट कर चुके हैं, हमें अशफाक उल्लाह खान साहब के नाम पर भी सड़कें चाहिए और राम प्रसाद बिस्मिल साहब के नाम पर भी चाहिए। उन्होंने कहा है हम सबका डीएनए एक है, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशो। और अभी उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, इसको तो कितना हाईलाइट करना चाहिए था कि इस्लाम भारत में आया है और रहेगा। जो ये सोचे कि इस्लाम नहीं रहेगा वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं हो सकता। इसको तो खुले दिल से इस्तकबाल करना चाहिए था। और एक मोहब्बत की बात यदि यहां पर हो रही है तो मुमताज साहब को इस बात को स्वीकार करना होगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि राम मंदिर के आंदोलन में संघ था, लेकिन काशी और मथुरा के आंदोलन में संघ नहीं रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि इतने सारे मंदिर तोड़े गए, वो सबके हिस्टोरिकल एविडेंस है, तो कम से कम ये 2 स्थान बातचीत करके मुसलमानों को खुद आके सौंप देने चाहिए। कितना बड़ा इशारा दिया। अब कोई मुस्लिम दानिश्वर, मुस्लिम सहाफी, मुस्लिम उलेमा, मुफ्ती आइए ये कहिए कि हमारे नबी का लक़ब जो है अमीन है, यानी अमानतदार, जिसकी जो अमानत है वो उसे वापस कर दो। हमारे नबी का लक़ब सादिक है, जिस सच बोलो, जिसका जो हक है वो दे दो। टीवी का नाम मुंसिफ है, तो आइए हम सब बैठकर इस टीवी में सचमुच में इंसाफ की बात करें। क्या यह इंसाफ की बात नहीं है कि इस्लाम के तमाम फिरके पूरी दुनिया में कहीं सुरक्षित है तो सरजमीन हिंदुस्तान में है? मैं पीरो मुर्शिद की परंपरा को मानने वाला हूं, मैं दरगाह जाता हूं, फूल चादर चढ़ाता हूं। साहब ये काम जाके मैं सऊदी अरब में नहीं जा सकता। सलातो सलाम मुझे पढ़ना हो ना रोजे पर जाकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर, तो मैं वहां सलातो सलाम नहीं पढ़ सकता। भारत में पढ़ सकता हूं, अपने रायपुर छत्तीसगढ़ नया पारा की मस्जिद में पढ़ सकता हूं, छोटा पारा की मस्जिद में पढ़ सकता हूं। ये काम सऊदी अरब, जब तमाम फिरके, तमाम मुसलमान सुन्नी शिया की मस्जिदों में जैसे बम फटते हैं अलग अलग फिरकों की मस्जिदों में, ईरान, इराक, पाकिस्तान में, भारत में नहीं फटते साहब।
जब सबसे ज्यादा सुरक्षित इस्लाम यहाँ पर है, मुसलमान यहाँ पर है, नबी के चाहने वाले ठीक है। सबसे ज्यादा, तो फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो। ठीक है, ये बात ठीक है आपकी कि 11 के सेंसस के मुताबिक दूसरी सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान में, और हो सकता है कि जो फर्स्ट सेंसस आएगा, जी वही मैं कह रहा हूं, जो नया सेंसस आएगा हो सकता है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 जो है आबादी बन जाए पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा हो जाए। ठीक, फर्स्ट कैसे हो जाती है सोचिए। ठीक है, तो देखिए वो आबादी बढ़ने का और कम होने का वो एक अलग सिलसिला है, जुल्म सितम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर तो खत्म ही हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अभी इशू ये है कि अगर कोई मुल्क, देखिए जमहूरी मुल्क है, जमहूरी सिस्टम है, जमहूरी निजाम है, और पूरी दुनिया में बिल्कुल है, पूरी दुनिया में मतलब हम अपनी जमहूरियत पर फख्र कर सकते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम और निजाम यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, पाकिस्तान की स्थिति ये भी सच है कि 4-6 भाइयों में अगर 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, उनमें झगड़ा होता है, वैचारिक मतभेद वहां पर भी होते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि अगर जरूरत पड़े वो अपनी शिकायत अपने वालिद से या अपने बड़े से ना कर सकते हो। तो शिकवे शिकायत, बातचीत और विचार इस मकसद से होना चाहिए कि वो तनाजा पैदा ना करे बल्कि तनाजे को कम करे। ठीक है साहब, तो बहरहाल उसी मकसद से हम बात भी करते हैं और उसी मकसद से हम तमाम लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं या चर्चा करते हैं। आसिफ नाथ साहब, हम आपके पास आएंगे। देखिए, महात्मा गांधी का जोर तमाम मसलों पर था और एक एक करके वो बहुत सारी यात्राएं उन्होंने निकाली, बहुत सारे मतलब जो है आंदोलन की शुरुआत की या उसको लीड किया, बहुत सारे मतलब जो है नारे दिए, और अल्पसंख्यक वर्ग की अगर हम बात करें तो उनका ये विचार था या उनका ये कहना था कि ये जिम्मेदारी जो बहुसंख्यक है उनकी भी है कि वो कैसे अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी ना हो, इसको वो सुनिश्चित करे, और माइनॉरिटी में कोई कम्युनिटी है, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, तो उनके साथ इस बिना पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो फला मजहब के मानने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मुतमईन है, क्या सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा महात्मा गांधी की सोच थी या जो उनके विचार थे, क्या आज के वक्त में सब कुछ वैसा ही चल रहा है? महात्मा गांधी जब भारत आए जी, तो उनके आने से पहले कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका था। वो जब कांग्रेस आए तो उन्होंने देखा कि एकमात्र राजनीतिक संगठन तो नहीं का सामाजिक संगठन है जो आजादी की लड़ाई की बात कर रहा है, और उस संगठन से जुड़े, और जब संगठन से जुड़े तो उन्होंने एक बहुत बड़ी कमी पाई, और वो कमी ये थी कि तब की कांग्रेस 1857 के हमारी आजादी की जो पहली लड़ाई थी उसे बुरी तरह से कुचला जा चुका था, और पूरी दुनिया में ब्रिटानिया हुकूमत ने यह मैसेज दे दिया था कि हमसे अधिक ताकतवर कोई नहीं है, हमसे लड़कर कोई नहीं जीत सकता। तो डर का माहौल, एक खौफ का माहौल था, और उसमें कांग्रेस काम कर रही थी। लेकिन वो काम क्या कर रही? शहरी संभ्रांत लोग, जो खाए अघाए लोग होते हैं, बड़े वकील हुए, प्रोफेसर हुए, डॉक्टर हुए, जमींदार हुए, जो शहरों में रहते थे, बग्गियों से घूमते थे, वो उसकी मीटिंग्स में आते थे, और वो कांग्रेस की मीटिंग में अच्छा भाषण देकर आजादी के लिए, अब कोई अंग्रेजी हुक्म का शिकार है तो वहां बैठा वकील उसकी कहता था कि चलो हम तुम्हारा उसका मुकदमा मुफ्त में लड़ लेंगे। कोई पैसे वाला आदमी है तो कहता था हम उसको आर्थिक सहयोग दे देंगे। तो गांधी को लगा कि ऐसे तो आजादी नहीं मिल रही है। सही। तो गांधी ने उस लड़ाई को भारत के आम लोगों से जोड़ना शुरू किया। उनका चंपारण प्रवास इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और कराची जैसे शहरों में कांग्रेस का जो कार्यक्रम चल रहा था, वो उस कार्यक्रम को लेके आ गए गांव में, और बैठ गए गांव में, और किसानों के बीच बैठ गए, मजदूरों के बीच बैठ गए, महिलाओं के प्रथा के खिलाफ आवाज उठा दी, महिलाओं को बैठा लिया पेड़ के नीचे, महिलाओं से लगे बात करने। अब वो काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? जमींदार से करें स्कूल खोलो। आपके इतने बड़े गांव में स्कूल नहीं, आपकी जमींदारी किस काम की? आप जमीन दीजिए, यहाँ स्कूल खोलिए। अब वो स्कूल खुलवा रहे हैं, अब वो लोगों से करें सफाई कीजिए। बताइए, इतनी गंदगी बह रही है, आप बीमार हो जाइएगा, गांव का गांव बीमार होता है, आइए पहले इसकी सफाई करते हैं। क्या क्या अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, आप देखते जाइए। वो जाति तोड़ते हैं, कहते हैं क्या बात, कैसी बात कर रहे हैं आप, जाति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा जी, पहले आप फला जाति को भी अपने बराबर में बैठाइए, तब मैं आपके यहाँ का पानी पीऊंगा। अब वो जाति तोड़ रहे हैं। एक आदमी एक दौर में भारत का निर्माण कैसे कर रहा है, आप देखते जाइए। एक गांव में बैठा, संचार माध्यम से दूर, उस आदमी के पास में लाउड स्पीकर है, ना इंटरनेट है, ना मोबाइल है, ना उसका प्रचार प्रसार तंत्र है कोई, जैसे आज के दौर में हुकूमत के पास इतना बड़ा तंत्र है, कोई तंत्र नहीं।
और वो आदमी एक साथ देश में कई सारी चीजों का निर्माण कर रहा है और वो मानस तैयार कर रहा है, पूरे देश को खड़ा कर रहा है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। वो कांग्रेस को शहरी कांग्रेस से भारतीय कांग्रेस बना रहा है, ग्रामीण कांग्रेस बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था उनका। जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बोल रहे हैं। और खुर्शीद भाई भारत का भारत के दो ही लोग हैं जिनके सामने पूरी दुनिया से झुकाती है, एक महात्मा बुद्ध, दूसरे महात्मा गांधी। कोई तीसरा आपको नहीं मिलेगा। हाँ सही। बावजूद इसके सही। हाँ। और देखिए पूरी दुनिया में मेरा ख्याल 80 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज है जहां पर मुजस्समे है या स्टेचू है महात्मा गांधी के। तो वो सिर्फ स्टेचू नहीं है, बल्कि वो एक पहचान है हिंदुस्तान की, एक विचारधारा है, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है जिसको दुनिया मानती है। आपको जान के खुर्शीद भाई हैरानी होगी कि 1931 में जब वो आदमी इंग्लैंड पहुंचा जी, बहुत तेज बारिश हो रही थी जी। उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ वहां जुट गई कि अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा भीड़ कंट्रोल करने के लिए। वो क्या शख्सियत है, आप अंदाजा लगाइए। बिल्कुल सही। अब वो आदमी आपके देश को बुन रहा है। वो कह रहा हस्तकरघा चलाओ, वो कह रहा फैक्ट्रियों का काम छोड़ो, ये घरेलू उद्योग शुरू करो, कुटीर उद्योग शुरू करो, महिलाएं घूंघट हटाओ, बाहर आओ, काम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो इन सब चीजों को वो आगे करते हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गांधी के बाद गांधी का रास्ता किसने अख्तियार किया? अन्याय जहां हुआ और उस अन्याय के खिलाफ जो लोग खड़े हुए, जैसे इजराइल विरोधी फिलिस्तीनियों का जो आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा कि हम गांधीवाद के जरिए आगे बढ़ेंगे। दलाई लामा, तिब्बत की आजादी का जो आंदोलन दलाई लामा ने छेड़ा, उन्होंने कहा हम गांधीवादी मॉडल अपनाएंगे। पश्चिमी मॉडल के लोकतंत्र का विकल्प चाहने वाले, जैसे बर्मा का नेता आंग सान सू, उन्होंने खुद को गांधी का भक्त बताया। सोवियत मॉडल का जो साम्यवाद बगावत हुआ, पोलैंड में श्रमिक नेता लेख वालेसा जो है, उन्होंने खुद को गांधी का शिष्य बताया। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन तो पूरी दुनिया जानती है और अभी चर्चा भी हुई थी। मतलब दुनिया में कहीं भी नाइंसाफी के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो अहिंसक आंदोलन हुए, चाहे दुनिया के किसी नेता ने भी किए, उन्होंने खुद को गांधी का मानस पुत्र घोषित किया। क्या भारत का कोई दूसरा भी ऐसा व्यक्ति है, कोई दूसरी ऐसी शख्सियत है जिसे दुनिया ने इस तरह से महत्व दिया हो? जिस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संग्राम किया, जिसे यहाँ से खदेड़ा, उसे इंग्लैंड में गांधी की मूर्ति लगानी पड़ी लोगों को। और कई देशों में सिलेबस में भी मतलब उनकी जीवनी को या उनके मतलब उनके विचारों को शामिल किया गया है। ये सच बात है। और गांधी होना आसान नहीं है, मगर गांधी के रास्ते में चला जा सकता है। और मजेदार क्या है, देखिए उस आदमी ने किसी पैगंबरी का दावा नहीं किया, खुद को कोई संत महात्मा नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि गांधीवाद नाम का कोई विचार मैं आपके ऊपर थोप रहा हूं। भले आज के डेट में ऑक्सफोर्ड में गांधीवाद पढ़ाया जा रहा है, दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज में गांधीवाद पढ़ाया जा रहा है। गांधी जी ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैंने कोई गांधीवाद आपको दिया है, आप उसका पालन कीजिए। बिल्कुल ठीक है। वो एक शानदार मुल्क बना के आपको देके चलते। अब उसे संभाल करके रखना और उसको और बेहतर करना, ये मुझे लगता है कि हर एक शहरी की, हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है। ये खाली ऐसा नहीं है कि ये सारा काम हुकूमतों का है या पॉलिटिशियंस का है। ये बात आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, मेरी भी उतनी जिम्मेदारी, फैज साहब की, शिवाजी सरकार साहब की और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब की भी उतनी जिम्मेदारी है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। M3 में आज हम चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी की जरूरत और अहमियत की।